हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, है ना। अगला जो क्लास हम लोग का होगा वो सब्जेक्ट वाइज चालू हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को बोला था कि साइंस हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन 100% रहता है। तो 6 या 7 टॉपिक ऐसा मुझे लगता है, मैं एग्ज़ाम में देखा हूँ, तो 7 टॉपिक से क्वेश्चन रहता है और वहाँ से मैं आप लोगों को फर्स्ट आप बता देना चाह रहा हूँ, ताकि मान लीजिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और पूरा पढ़ लो और पता चले कि साइंस में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है यही नहीं पता चल रहा है। तो मैं 7 टॉपिक छांटा हूँ, है ना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन 100% एकदम रहता है, यानी कोई एग्जाम हो जाए, चाहे NTPC हो, SSC हो, JPSC हो, UPSC हो, लगभग एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वहाँ से क्वेश्चन रहता है। आप लोगों को लास्ट क्लास जो था उसमें आप लोगों को मैं बता दिया था, क्या बताए थे आप लोग याद कीजिए। तो उसमें बताए थे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैक्सिमम लोग को याद होगा, तो अगर सभी लोग को लगभग याद होगा आइसोटॉप किसको कहते थे, तब बोला जाता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, 1 1 1 2 1 3। रिमाइंड हुआ, यानी जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, आइसोटॉप कहते हैं। इसमें से ये भी बताएं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। इसी से क्या बनता है, D2 हैवी वाटर। तो ये तो मैं बताया आप लोगों को जो है वो आइसोटॉप का हो गया। क्या हो गया, हिंदी में इसको समस्थानिक कहते हैं, है ना। दूसरा था संभारिक या आइसोबार, संभारिक या आइसोबार। जैसे यहाँ परमाणु संख्या नीचे होता है, परमाणु क्रमांक नीचे होता है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर होता है, इसी को जब यहाँ देख रहे हैं तो क्या है कि आइसोटॉप, ध्यान दीजिएगा। तो आइसो मतलब सेम था, टॉप में डिफरेंट था। जब हम लोग आइसो बार को चलते थे तो आइसो बार में हम लोग क्या देखे थे कि आइसो मतलब एक सेम रहेगा, दूसरा जो होगा, ठीक है, आइसो बार। बार मतलब क्या होता है, बॉटम। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल लिए थे कैल्शियम और आर्गन, क्या, आर्गन और कैल्शियम। 18 होता है, इसका 20 होता है, लेकिन दोनों का मास कितना होता है, 40। तो हम लोग 2 टर्म अच्छे से याद हो गया होगा, आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है। आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन समान होता था, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या था, इलेक्ट्रॉन समान होता था। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, तो चार्ज वाला हमको लाना पड़ता था। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। साथ साथ आप लोगों को ये भी बताए थे कि एटम जो होता है, ठीक है, एटम की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये अगर स्फेरिकल है तो इसके ये लेयर में जो ऑर्बिट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी खोज, एटम की खोज रॉबर्ट हुक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन। बताए थे कि J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है, नहीं होता। और इसकी न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो थे जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की चार्ज जो है नाम दिए थे, खोज जो है वो E. गोल्डस्टीन ने की, ठीक है। आप लोगों को बताए थे कि मतलब एटम रॉबर्ट हुक, मतलब प्रोटॉन E. गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, है ना। अब प्रोटॉन की खोज जो है वही गोल्डस्टीन, है ना। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस से जो बना, इसका खोज किसने बताया था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक और काम किया था, ठीक है, कि इन्होंने दिया था, मतलब नाम किया था प्रोटॉन का। कभी कभी ईयर पूछता है, जो मल्टीटास्किंग ये सब होता है 11th-12th लेवल पर, उसमें मैं देख रहा था कि ईयर पूछ देता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई, प्रोटॉन की खोज कब की गई, न्यूट्रॉन की खोज कब की गई, है ना। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1879 में किया गया, लेकिन मैं आपको पहले बताया था कि ये खोज लिए थे 1879 में, लेकिन इसको प्रूव करने में 1897 चला गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो उस समय फेमस थे, जैसे मान लो अभी बोल दिया जाए कि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, आप बोलोगे कि नहीं 9 प्लेनेट है या 10 प्लेनेट है। आप अगर ऐसा बोलते हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के सामने, और ये बात प्रूव करने में आपको हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लग जाए। वही हाल इनके साथ भी हुआ था, J.J. थॉमसन के साथ। इन्होंने खोजा कब था, 1879 में, लेकिन इन्हें प्रूफ कैसे मिला, वहाँ का जो कोड था वो अंत में
दिया इसका आंसर कि ये सही है, जो बोल रहे हैं वो सही है 1897 में। तो कभी कभी खाली 9 और 7 प्लट दो, है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की, तो वहाँ पर 1897 डालना पड़ता है। आपको बताए थे कि 1879 में खोज हो गया जे थॉमसन के द्वारा, तो फिर इनके बाद कौन आए, ई गोल्डस्टीन आए। और गोल्डस्टीन जब आए तो उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की खोज किया। और इन्होंने बस 6 साल में, 6 या 7 साल बोल सकते हो, 1886 में प्रोटॉन की खोज कर ली थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो 1909 में हो गया था, लेकिन इसको भी प्राथमिकता कब मिली, 1932 में। तो ये कभी 1-2 बार क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वाला पूछा हुआ है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है तो स्टूडेंट लोग गलती करेगा, है ना। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन था वो मैं बता दिया हूँ, है ना। आज हम लोग चलेंगे वो है उस टॉपिक का नाम है जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। मतलब कुछ मैं बोला ना 7 टॉपिक ऐसे चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन रहता है। 100% साइंस में देखोगे तो उठाता ही क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल से अगर आप अच्छा से पढ़ लियो तो आपको केमिस्ट्री तो 50% समझ में आने लगेगा, और फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा। हम लोग क्या चलेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जानना है तो कुछ बेसिक पहले जान लेते हैं, फिर यहाँ आते तो बेहतर है ना। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब देखो शुरुआत में क्या था ना कि 2-4 एलिमेंट थे, बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं थे। यानी सोना को लोग जानता था, चांदी को जानता था, लोहा को जानता था, कॉपर को जानता था। चलिए किसी से एक जीएस का क्वेश्चन बनाते, कौन सा ऐसा तत्व है ना धातु में जिसका सबसे पहले खोज की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है कॉपर, सबसे पहला कॉपर की, है ना, जिसको तांबा भी बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले क्या होता है, एक कहानी मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखो जब बहुत कम एलिमेंट थे, यानी लोहा था, तांबा था, चांदी था, सोना था, तो बहुत कम एलिमेंट थे, लोग बहुत सारा नामकरण के लिए दिक्कत नहीं। जैसे आपके फैमिली में 2, 3, 4, 5 व्यक्ति हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता कि ये इसका नाम है, ये कोई भी नाम ले लेते हो, उसको पहचान लेते हो। उसके बाद क्या होते हो कि आप एक फैमिली में आ जाते हो जिसमें कजन्स आ गए हैं सारे अंकल के, है ना। तो धीरे धीरे पहचानते हो कि ये हमारे सिस्टर ग्रुप में आएगा, ये भाई ग्रुप में आएगा, है ना। फिर आगे जाते हो तो मोहल्ले आ जाए, तो फिर आप वहाँ पर क्या होता है, परेशानी होने लगता है। तो शुरू में जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ने लगा, देखो 1600 तक जो एलिमेंट था वो बहुत कम, उस समय राजा महाराजाओं लोग का चल रहा था, तो बहुत कम। ऐसा नहीं कि भारत में मतलब बाद में डिस्कवरी हुआ, वर्ल्ड में भी लगभग 1600 का जो पीरियड है, 1600 to 1900 के बीच में, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस में डिस्कवरी हुई। उससे पहले दूसरे जो कंटिनेंट थे या दूसरे जो देश थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था साइंस के बारे में, ऐसा नहीं है। तो शुरुआत में जो है वो बताया गया था डू बॉरेनर, इनको टिरियक रूल कहते हैं। उस समय 17 एलिमेंट नोन था, कितना था, 17। अब सिंपल सा समझो कि अगर 17 एलिमेंट नोन हो तो 17 में उसने क्या किया कि बताया कि पहला एलिमेंट का मास, है ना, और थर्ड एलिमेंट का मास यानी परमाणु भार, है ना, या परमाणु द्रव्यमान और इसका भी परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो बीच का परमाणु द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, जैसे देख लो, मैं लेता हूँ कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। तो अगर आप अच्छा से देखोगे तो कौन कौन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, देखो यहाँ पर ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 है ना। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इन सब का अगर मास देखोगे तो मास होता है इसका 12, इसका 14 और इसका 16। जितने भी साइंटिस्ट देखो, जो ये पीरियोडिक टेबल दिया गया, इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन सबों ने क्या किया था, अरेंज करने की कोशिश की परमाणु द्रव्यमान पर। ये जो साइंटिस्ट दिए हैं उन्होंने मतलब परमाणु क्रमांक पर सजाया है, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास पर सजाया। तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 28, कितना आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो ऐसा मतलब 3, अब मान लो जब उन्होंने ये 3 दिया तो इसी को 3 इसी को टिरियक रूल कहा गया। और इसको दिए किसने, डू बॉरेनर।
क्या नाम था? हिंदी में डो बोरेनर भी बोलते हैं, डो बोरेनर या डू बोरेनर जो बोलना चाहो, है ना। तो टिरियक रूल किसने दिया? टिरियक रूल क्या है समझे, इस तरह से 3 मतलब 17 एलिमेंट था। 17 एलिमेंट में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा डू बोरेनर, है ना। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिखिएगा, कुछ नहीं, है ना, तिर्यक, है ना। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक और इंग्लिश में बोलते हैं टिरियक। क्या बोलते हैं? टिरियक रूल। ये किसने दिया? डो बोरेनर। क्या किया इन्होंने, समझ में आया? इस तरह से 3 मतलब कॉलम बनाया और 9 एलिमेंट को उन्होंने सजाया और उसको इस तरह से सजाया कि उनका फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मास हो उसको अगर हम लोग जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे तो बीच के एलिमेंट का मास आ जाएगा। क्योंकि आप अच्छा से देखो तो दोनों को अगर हम जोड़े और डिवाइड किए तो 14 आ गया ना। तो यहाँ पर हम लोग डू बोरेनर यानी सिंपल सा जाने कि डू बोरेनर ने क्या कहा कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट के मास को जोड़कर अगर 2 से डिवाइड कर दे तो बीच का एटॉमिक मास आ जाएगा। ये बात किसने कहा? डू बोरेनर ने। देखो सबसे पहले किसका बोले? डो बोरेनर या कहीं कहीं डू बोरेनर भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों होता है, लेकिन बहुत सारा बुक में अलग अलग मिलता है, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, इंग्लिश में गलत नहीं है ना। डू बोरेनर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यानी प्रथम और तीसरे तत्व का द्रव्यमान औसत होती है मध्यम तत्व के द्रव्यमान, इसे क्या कहा जाता है? तिर्यक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और अगर शॉर्ट में लिखना होगा ना तो बस लिख लेना तिर्यक सिद्धांत, डो बोरेनर तिर्यक सिद्धांत, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल दे दो, अभी दिए थे, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। हो सकता है अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 8 हो गया, है ना, 7 हो गया और ये 6, है ना, 12, 14 और ये यहाँ पर फर्स्ट, ये कौन सा? ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट है और ये आपका थर्ड एलिमेंट, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोले? औसत, यानी फर्स्ट एंड 12 प्लस 16/2 इक्वल टू 14। आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है? डू बोरेनर और तिर्यक सिद्धांत। क्या दिया नहीं दिया कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा नाम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, है ना। तो इसको हम लोग न्यूलैंड, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, क्योंकि साइंस जब आप पढ़ते हो ना तो मैक्सिमम टाइम आप इंग्लिश में ही पढ़ते हो, है ना, इसीलिए लिखाता भी है तो मैक्सिमम जगह यही लिखेंगे, तो इसी को हिंदी में न्यूलैंड लिखेंगे, है ना। तो आप इसी को थोड़ा सा सीखिए, इंग्लिश भी प्रैक्टिस होते रहेगा, है ना। तो न्यूलैंड अष्टक, है ना, या इसको ऑक्टेव, जहाँ लगेगा लिख देना है उसको लिख दूंगा मैं, है ना। अष्टक, अष्टक सिद्धांत है क्या? तो अगर हम लोग अष्टक सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट समान गुण के होंगे। एक्चुअली क्या है, न्यूलैंड के बारे में मैं एक क्लास लिया था तो बताया भी था कि उनके पेरेंट्स यहाँ उत्तराखंड में आए थे। कहाँ आए थे? उत्तराखंड में आए थे। और जब वो उत्तराखंड में आए, ठीक है, तो वो एक साधु के मतलब यहाँ प्रवचन सुनने जाते थे सुबह शाम। तो उसी पीरियड में क्या हुआ था कि एक बाबा ने कहा था कि जितना भी संसार की चीज़ है ना उसकी उत्पत्ति हुई है सा रे गा मा पा धा नी सा। उन्होंने कहा कि मतलब 7 महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप है ना जी, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। उन्होंने ये भी बोला 7 समुद्र होते हैं, है ना। अब यहाँ पर अभी तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि समुद्र की बात अगर करें या महाद्वीप तो पढ़ लिए, लेकिन अगर महासागर की बात करें तो कितने महासागर हैं बताइए? उनके अनुसार, वो साधु महाराज के अनुसार, आपके अनुसार महासागर कितना है? बाबा के अनुसार तो 7 होता था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अभी हम लोग कितना पढ़ते हैं? जैसे हम लोग कंटिनेंट पढ़े, महादेश पढ़े, या फिर बोल सकते हैं महाद्वीप, इन्हीं को बोला जाता है। तो कितने होते हैं? 7। कौन कौन है? तो आप ये पढ़ते हो, एशिया, है ना, अफ्रीका, फिर है नॉर्थ
अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका, है ना, फिर आपका आता है अंटार्कटिका, है ना, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, महादेश या महाद्वीप, है ना। तो महादेश होते हैं। तो सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, है ना, जिसको हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं, है ना। फिर दूसरा कौन होता है, अटलांटिक ओशियन, है ना। और फिर क्या होता है, तो इंडियन ओशियन। देखो इसको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन को क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। फिर आता है सौदर्न, यही जोड़ा गया है ना, सौदर्न ओशियन। और लास्ट है आर्कटिक ओशियन। अगर मैप होगा तो मैं बता दूंगा आर्कटिक ओशियन, है ना। हाँ, गूगल से मिल जाएगा। तो ये मतलब क्या है, अब भी जो हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना कि कितने महादेश होते हैं, 7, और कितने महासागर होते हैं, 5, है ना। मैं सीरियल वाइज ही लिखा हूँ, सारा का कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके अनुसार लिखा हुआ है। तो जब वो न्यूलैंड के मदर और फादर, उत्तराखंड ऐसी भी जानते हो धार्मिक जगह है ना, तो वहाँ घूमने आए तो बाबा बोले ना कि देखो कोई भी आवाज़ की उत्पत्ति हुई तो किससे हुई, सारे गामा पैदा नीसा। क्या चीज़ से, सारे गामा पैदा नीसा। अगर आप अच्छा से देखो तो यहाँ पर क्या होता है, सा रे गा मा प ध नी, फिर सा। तो अगर आप अच्छा देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 8वां में फिर सा आ जाता, यानी सा हम लोग बोलते हैं सारे गामा प ध नी सा, यही होता है ना। तो अगर आप अच्छा से देखो तो उन्होंने कहा कि इसी से सारे चीज की उत्पत्ति हुई है। न्यूलैंड्स उस समय 4 साल के थे। कितने साल के, जब उन्हें लगा कि अरे सारा चीज का ओरिजिन, मतलब एक ऐसी चीज जो साइंटिस्ट आगे बना, तो सोचो उसका बचपन कितना क्यूट होगा, या बोल सकते हो कितना तेज होगा। तो वो बोला कि सारे चीज की उत्पत्ति इसी से हुई है, मतलब सारे गामा पैदा निशा से, यही 7 चीज से उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो कि 7 महादेश है, 7 महासागर है। अब उन्होंने कैसे जोड़ा वो अलग अलग हो सकता है, अरब सागर को भी महासागर माना होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है ना। फिर 7 मतलब हम लोग बोलते हैं वेद, इस तरह से उन्होंने जोड़कर बताया। हालांकि वेद कितने हैं आपके, 4, लेकिन उस बच्चे पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। और उन्होंने देखोगे ना तो जब न्यूलैंड बहुत सारा डिस्कवरी किया है, उसमें से इस चीज़ को जोड़ा जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हीलियम। अभी दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। अब फिर ले रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, पोटेशियम और कैल्शियम। बस इतनी ही तक बोले थे आज को। देखो जब ये बन रहा था उस समय ये वाला खोजा गया नहीं था, ये वाला खोजा हुआ, मतलब इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, नोबेल गैस खोजा हुआ नहीं था। तो इतनी ही था। अब आप यहाँ से कहीं से भी उठाओ ना, तो देखो यहाँ पर पहला काउंट किया, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, है ना। 8 में आएगा तो फिर प्रॉपर्टीज मिल जा रहे हैं ना। न्यूलैंड में आप वही लिखे, न्यूलैंड में क्या लिखे, पहले और 8वें तत्व का गुण समान होता है। क्या होता है, समान। आप कहीं से भी उठाओ, जैसे यहाँ नाइट्रोजन का उठा लिया, है ना, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस इतना देने का काम जो है वो किसने किया था, न्यूलैंड। किसने, न्यूलैंड। हम लोग इसको न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्यों बोल रहे हैं, आप समझ में आ रहा है। अष्टक रूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला और 8वां एलिमेंट सेम, इसीलिए अष्टक बोला जाता है। मतलब आप पढ़ोगे ना उसको पर क्या बोलते हैं जी, पैरवा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, है ना, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्ट, है ना, तो उससे अष्टमी। तो वो ऑक्टेट कहाँ से आया, समझ में आया। और इन्होंने सजाया क्या चीज पर, सारे गामा पद निसा। आप इसको ऐड कर दो, सा रे गा मा
प ध फिर नी, फिर सा आ गया तो यहीं आ जाएगा। तो ये अष्टक सिद्धांत देने का कार्य जो है वो किसने किया? तिर्यक किसने दिया? डू बॉरेनर ने। अष्टक किसने दिया? न्यूलैंड। बस यही तो याद करना है, अष्टक सिद्धांत दिया किसने? न्यूलैंड। कहानी इसलिए बताए ताकि आप लोगों को याद रहे। कोई दिक्कत? इसको लिख लो, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। लिखते चलिए थोड़ा सा, है ना। अगर यहाँ से काउंट करोगे तो पहला ये होगा, 8वां आपका ये होगा। मतलब आप मैच कर सकते हो कि फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट जो हैं वो क्या है? समान गुणधर्म के होते हैं। समझ में आ गया? आपसे बस क्वेश्चन यही रहेगा, डू बॉरेनर, है ना, या तिर्यक रूल, न्यूलैंड, अष्टक। इसीलिए अष्टक लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि जब भी आएगा ना अष्टक सिद्धांत किसने दिया पता चल जाएगा, अच्छा न्यूलैंड, इसीलिए न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत लिखे। इसके बाद नेक्स्ट जो है उनका नाम है मेंडलीफ। इसके बाद देखो, मैं अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे वही जाना होगा जो आपका पीरियोडिक टेबल निकाले ना। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कितना अधिक क्वेश्चन बनता है। कम से कम 50 क्वेश्चन तो यहीं रटवा देंगे पीरियोडिक टेबल से। आप लोग को घर जाके याद करने की जरूरत, अब 50 क्वेश्चन कर ले रहे हो, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। आगे बढ़े, लेकिन इसका बेस क्या है ये चीज़ भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से पूछ देगा तो आप छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, उसका नाम है 3rd नंबर पर, उनका नाम है मेंडलीफ। इन्हें कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मैं पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में लिखूंगा पीटी। क्या लिखूंगा? पीटी। पहला पॉइंट है जी मेंडलीफ। तो यहां से 3 पॉइंट आपका आया। कौन कौन? पीरियोडिक टेबल का गॉडफादर किसको कहते हैं? मेंडलीफ को। दूसरा क्या आया? इन्होंने तत्वों को किस पर सजाया? परमाणु द्रव्यमान पर सजाया। और तीसरा क्या आया कि इनके आवर्त सारणी में 8 ग्रुप और 6 पीरियड या 7 पीरियड थे। कहोगे सर कहाँ 6 होंगे और कहाँ 7 होंगे? मैं बता देता हूँ, अगर 6 दिया रहेगा तो 7 नहीं होगा, 7 दिया रहेगा तो 6 है ना। ये एग्जामिनर जो अब सेट करते हैं ना वो ये बात कर लेते हैं। अगर आप इसको देखना चाहेंगे कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कैसा था तो ये लिख लिए हैं, मैं दिखा देता हूँ, है ना। यही है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा इसको समझिए, इन्होंने कैसे सजाया। तो ये वाला देखो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हो गया। पीरियड देखो यहाँ पर ये 6 लिखे हैं, तो आप लोग 6 करना चाहेंगे तो कहीं कहीं 7 भी मिलता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना। तो मान लो 7 जगह अगर 6 ही रहने दोगे तो रहने दो, ताकि 7 बहुत कम आता है ना। तो आप लोग जैसे करना होगा कीजिएगा। अगर हम लोग देखें तो इन्होंने अपने ग्रुप को क्या चीज में बांट दिया है? सब ग्रुप में। क्या चीज में बांट दिया है? सब। देखो एक ग्रुप है लेकिन इसको फिर 2 ग्रुप में बांट दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो एक एलिमेंट था, यहाँ से 2 आगे हम बताएंगे कि यही इन्होंने सारा काम किया है। और इसके बाद जो हेनरी मॉसले ने दिया है ना, इन्हीं के पीरियोडिक टेबल को सिर्फ सुधार दिया है। मतलब जहाँ पर 8 है वहाँ पर 18 उन्होंने बना दिया है। हेल्प कैसे हुआ? जैसे देखोगे ना कि यहाँ पर ये 1 है, अगर आप देखोगे तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आता है 1A और एक जगह आता है 1B। तो देखो ए वाला में ये वाला रहेगा और बी वाला में कौन चला जाएगा? जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। फिर इसमें देखोगे सेकेंड वाला, तो ये इसको हम लोग 2A, मतलब ए साइड लेफ्ट साइड वाला को 2A बोल रहा है और राइट साइड वाला को क्या बता देता है? 2B। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इन्हीं का मतलब दिया हुआ काम है। अच्छा, ग्रुप आवर्त और सारणी क्या होता है पहले समझ लो। ये जो है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो पूरा आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये ग्रुप है ना, ग्रुप यानी आवर्त है। और ये जो आ रहा है ना सारणी, यानी खड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल रो। वर्टिकल कॉलम का अर्थ हो गया जब आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, हमेशा खड़ा रहते हो। जैसे आर्मी वाला लोग को देखता है
कोई भी बोला सीनियर हाँ सर, है ना, तो वो क्या होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते। तो समझ लेना कि जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे या फिर ग्रुप बोलेंगे, है ना। आवर्त या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, है ना। हर एक व्यक्ति है, जैसे कोई किसान है, आया 3 बार काम करके बेचारा थका हुआ, तो क्या करेगा, सो जाएगा। यानी हॉरिजेंटल रो मतलब ऐसी काटी लगा हुआ रहेगा ना, इसी पर क्या होगा, हॉरिजेंटल मतलब हार गया है बेचारा, थक गया पूरा, तो क्या हो जाएगा, सो जाएगा। तो हॉरिजेंटल रो, तो बोला जाता है कि जो ये वर्टिकल कॉलम होता है, क्या होता है, वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल कहलाता है ग्रुप, और हॉरिजेंटल रो इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ग्रुप क्या है, मतलब ये वाला ग्रुप है और ये वाला पीरियड है ना। तो कोई दिक्कत है यहाँ ग्रुप और पीरियड समझने में, नहीं ना। ग्रुप क्या है समझ में आ गया, पीरियड क्या है ये समझ में आ गया। देखो आज का क्लास में थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, कल जब इसको क्लास लेंगे तो हम लोग नया वाला पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन भी बनता है, तो बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। लेकिन इनको क्यों गॉड फादर बोला गया, क्योंकि इन्होंने ग्रुप का आइडिया दिया, पीरियड का आइडिया दिया, एलिमेंट को सजाया, अपने फिजिकल बहुत मेहनत किए। इन जैसा मेहनती मौसले नहीं है जो अभी पीरियोडिक टेबल दिया है, उन्होंने मेहनत नहीं किया। इनका और भी खामियां था, राइट साइड में जगह छोड़ दिए। इनको फिक्स मालूम था कि आने वाला समय में एलिमेंट खोजा जाएगा। अब सोचो आपका नाम क्या है, किशोर, किशोर साहब सोचिए कि अगर आपने बनाए, ठीक है, ऐसा बना दिए और कहा कि आगे जो एलिमेंट आएगा लोग इसी में लाकर खोजेगा। आपका नाम क्या है सर, सुमन। सुमन साहब क्यों कहेंगे कि हम किशोर वाला में रखें, वो तो खुद चाहेंगे ना कि हम अलग बनाएं, है ना। और वही हुआ, इन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया, स्पेस छोड़ दिया कि जो आगे एलिमेंट खोजा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा, यानी मेरे जो खाली स्पेस है राइट साइड में वहाँ रखा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिला कि इससे कुछ और डिफरेंट हो गया। उन्होंने नया पीरियोडिक टेबल दिया, लेकिन इन्हें गॉड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ताकि आवर्त का कंसेप्ट दिया, सारणी का कंसेप्ट दिया, 8 ग्रुप बनाया, 8 पीरियड बनाएगा भी। देखो ना ये वाला जो है ना, आप हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रेविडियम, सीजियम है, फिर देखो कॉपर। आप अगर इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो यही चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, यही चीज़ वहाँ बांट दिया गया है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया है ना, हेनरी मॉसले ने। अच्छा से देखो इसको, है ना। अरे ये तो कट जा रहा है जी थोड़ा थोड़ा, है ना। आप अच्छा से देख रहे हो, 1A और 1B, है ना। 1B में कॉपर, है ना, Ag, Au, यही सब कंपाउंड रखा हुआ था ना। थोड़ा सा एक कट गया है, यहाँ पर क्या होगा अगर आप देखो तो यह, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, है ना। लिथियम के बाद सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और फ्रांसियम हो जाएगा। ये 1A में है, क्या चीज़ में है, 1A में। और 1B में क्या रखा गया, कॉपर। तो जो वहाँ उन्होंने ग्रुप 1 में A और B बांटा था ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ने क्या किया कि उसी चीज़ को उन्होंने फैला दिया सर, चालाकी की। ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत सारा कुछ खोजा है, उनके काम को सिर्फ अच्छा से सजाया, यानी जो अलग अलग सब ग्रुप में बांट दिया था उसी को अलग। अभी देखो ना, आप पढ़े ना, उसमें क्या था, कॉपर था, Ag था और Au था। ये आपका पार्ट होता है 1A का, किसका होता है, 1A का। और ये आपका पार्ट है 1B का। देखो 1B लिखा हुआ है, 2A 2B, देखोगे उसमें साथ साथ रखा हुआ था। फिर यहाँ पर 3A 3B साथ रखा हुआ था, 4A 4B साथ में रखा हुआ था। तो ये साथ में उन्होंने रखा उसी को, है ना। और इस पीरियोडिक टेबल का जो दिए उनका नाम था हेनरी मॉसले, है ना। तो इनके बारे में नेक्स्ट डे बताएंगे फिर ये सारा पूरा पीरियोडिक टेबल। तो कल का क्लास जब होगा ना तब आप लोगों को इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत सारा कल इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज बेसिक था, थोड़ा सा बोरिंग भी था, लेकिन कल का जो क्लास होगा वो इंटरेस्टिंग। पीछे वाला कहानी इसलिए बताना चाहें या बताएं क्योंकि कहानी जो होता है ना वो याद रहता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना तो सब कुछ भूल जाते हो, वो कहानी जब
दिमाग में आता है ना तो आप उसको क्या करते हो, करेक्ट कर लेते हो या अचीव कर लेते हो। चलो ठीक है।